प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इज द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है? ऑल ट्राइंगल्स का सेट है, यानी कि लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसके बाद क्या है? आर क्या है रिलेशन? आर है T1, T2। T1 इज सिमिलर टू T2। T1 is similar T1, T2 सच दैट T1 सिमिलर है T2 के। वहाँ सिमिलर लिखा हुआ है, मैंने सिमिलर का साइन बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या कहा है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ तक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि इक्विवेलेंस रिलेशन लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन कहती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए से लिया गया सेट्स एट से लिया गया एलिमेंट है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि T1 और T2 सिमिलर हैं, तो T1 खुद T1 के भी सिमिलर होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू आर। और T1 किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है, और T1 सिमिलर है T1 के। ठीक है, तो इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए कोमा बी दोनों किससे हों? सेट ए के एलिमेंट हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि T1 और T2 आर में हैं, T1 और T2 कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो भाई T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, नहीं होगा? तो ये भी आपका आर में होगा। और जहाँ आपके पास T1 और T2 दोनों किसके? सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांजिटिव देखेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कहती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी भी आर में होगा, आर को बिलोंग्स करेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यदि T1 और T2 सिमिलर हैं, T2 T3 सिमिलर हैं, तो भाई तीनों ही सिमिलर हो गए, इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। तो अब ये तीनों हैं तो क्या कह सकते हैं हम? हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है आगे, कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3, 4, 5। यानी कि ये तीन जो है ना ट्राइंगल दे रखे हैं T1, T2, T3, और ये तीनों कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और T1 जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स दी हैं 3, 4, 5, और T2 ट्राइंगल की साइड दी हैं 5, 12, 13, और T3 ट्राइंगल की साइड्स दी हैं 6, 8 एंड 10। तो विच ट्राइंगल अमोंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड? यानी कि इसमें T1, T2, T3 में कौन आपस में रिलेटेड होगा? तो देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था और कैमरे में दिख नहीं रहा था, तो इसलिए फिर से देख लो। T1 ट्राइंगल की साइड 3, 4, 5 है, T2 की 5, 11, 5, 12, 13 है, और T3 की साइड 6, 8, 10 है। ये कह रहा है तीनों में आपस में कौन किस तरह से रिलेटेड है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको सेकंड पार्ट कह सकते हैं हम, इसको फर्स्ट पार्ट डाल लेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3, 4, 5
ट्रायंगल T2 with sides 5, 12 and 13 और ट्रायंगल T3 with sides क्या है 6, 8 और 10। अब ये रिलेटेड किस तरह से होंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं T1 की जो साइड्स हैं 3, 4, 5, इसके डबल T3 की साइड है 6, 10, 8, 10। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और आपस में और किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल T1 और T3 सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T3 आर इक्वल। इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। देखो कैंसिल करोगे 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सो वी कैन से ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T3। ये सिमिलर होंगे आपस में, यही इस तरह से ये रिलेट करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 13 और ये भी 12 के जैसा ही था। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। और पॉलीगन्स में आप जानते हैं कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो इसके बाद रिलेशन दे रखा है आर, पॉलीगन P1 पॉलीगन P2, यानी कि P1 P2 का रिलेशन इस तरह से होगा कि P1 एंड P2 जो दोनों पॉलीगन है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो बस क्या करना है, चेक कर लेना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि P1 पॉलीगन खुद P1 पॉलीगन के इक्वल ही साइड्स रखता है। और P1 क्या है, सेट ए का एक पॉलीगन है। तो हम यह कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। लिखना चाहो या लिख दो कि P1 इज इक्वल टू P1, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक के डेफिनेशन है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फॉर ऑल A और B दोनों सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर P1 जो पॉलीगन है वो P2 के बराबर साइड रखता है और R में है। तो P1 की साइड P2 के बराबर है तो P2 की साइड भी P1 के बराबर होंगी। और P1 एंड P2 दोनों किसके, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट ए क्या है, सभी पॉलीगन्स का एक सेट है। इसी तरह से हम ये लिख देंगे R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होगा फॉर ऑल A, B, C तीनों सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि P1 पॉलीगन में P2 के इक्वल साइड्स हैं और P2 पॉलीगन में P3 के इक्वल साइड्स हैं, तो P1 पॉलीगन की साइड्स भी P3 पॉलीगन की साइड्स के इक्वल होंगी। और P1, P2 और P3 तीनों किसके, सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये तीनों हो गए तो हम ये लिखेंगे हैंस
R is equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसको फर्स्ट पार्ट मान लो. ये सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5. ये कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा जो ट्राइंगल टी 4, 3, 4, 5 साइड्स वाले ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा. तो भाई अगर ये ट्राइंगल है और तो पॉलीगन में भी हमें ट्राइंगल ही जो होगा, कोई भी ट्राइंगल होगा वो किसी भी ट्राइंगल के साथ इक्वल साइड्स रखता है. तो इसमें क्या लिखना है? इसमें कुछ नहीं, 2 लाइन आप लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा. तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख लो कि द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी, साइड्स क्या दे रखी हैं उसकी? विद साइड्स 3, 4 एंड 5. ये जो है आर किससे रिलेट करेगा? दोज पॉलीगन. किन से? दोज पॉलीगन, उन पॉलीगन से विच हैव 3 साइड्स. ठीक है, और 3 साइड्स का जो पॉलीगन होगा वो आपका ट्राइंगल ही होता है. तो लिख सकते हैं हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू टी, टी फॉर ट्राइंगल, या रिलेटेड टू, एक काम करो ट्राइंगल लिख दो और ब्रैकेट में टी लिख दो. ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल. बस इसमें इतना ही हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस. सॉल्यूशन. एल क्या है? एक सेट है. किसका? सेट ऑफ लाइंस. और किस में? एक्स वाई प्लेन में. और आर क्या है? आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2 और L1 इज पैरेलल टू L2. मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, L1 इज पैरेलल टू L2, इस तरह से लिख दे रहा हूँ. ठीक है, तो L1 L2 के पैरेलल है. तो बस क्या बताना है हमें यहाँ पे? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो दैट, तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, डेफिनेशन होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. अब यहाँ पर सेट ए जो है वो एल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई L1, L1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, क्योंकि L1 लाइन खुद L1 लाइन के पैरेलल होगी. भाई L1 इज पैरेलल टू L1. ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, सिमेट्रिक. इसकी डेफिनेशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to L. अब यहाँ पर L1, L2, L1 के पैरेलल L2 है, तो भाई L2 के पैरेलल L1 भी तो होगी. और L1 एंड L2 दोनों किसकी लाइन? L से ली गई हैं जो प्लेन XY में है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, कि L1 पैरेलल है L2 के, इम्प्लाइज दैट L2 पैरेलल होगी L1 के. तो R इज सिमेट्रिक. इसके बाद ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में A, B बिलोंग्स टू R
and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R for all A B C belongs to L। तो देखिए L1 पैरेलल होगा L2 के, ये R में होगा, और L2 पैरेलल होगा L3 के, ये R में होगा। तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, और L1 L2 L3 तीनों किससे, लाइन L से लिए गए, सेट जो है लाइन L का। यहाँ पर हम लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि L1 पैरेलल होगा L2 के एंड L2 पैरेलल होगा L3 के, तो L1 पैरेलल होगा L3 के भी। यहाँ पर R इज ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव भी हो गया तो हम कह सकते हैं हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, और अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये दिया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस, यानी कि हमें जो है ना बाकी सभी लाइंस का सेट बताना है कि जो इस वाली लाइन से रिलेट करता हो वो कौन सा सेट होगा। तो देखिए वी हैव ए लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ये m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन। अब अगर हम कोई भी इक्वेशन ले लें जिसका स्लोप m यानी कि 2 हो, तो वो लाइन इस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लाइन के पैरेलल होगी ही होगी। पैरेलल का क्वेश्चन है रिलेशन का, तो रिलेशन पैरेलल का ही बनेगा, तो ये पैरेलल होगी ही होगी। तो हम यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं, हैंस द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू गिवन या टू द गिवन line is given by y is equal to 2x plus c। अब c क्या होगा, यहाँ c कोई भी नंबर हो सकता है, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जो इसकी फॉर्म में होगी इक्वेशन वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बस यही हमें करना था और इसमें कुछ नहीं था। इस तरह से हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, हम उनको और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 15-16। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन वाई आर इज इक्वल टू 1 2, आर इज इक्वल टू क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या दोनों है या तीनों हैं, या क्या क्या है बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें हमारे पास सेट ए क्या है, 1 2 3 4 है, यही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखें रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 2 3 4 सबके अलग अलग बनने चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं है 2 1, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 2 है, 2 पे एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 है तो 2 2 है, तो फिर 1 2 भी होना चाहिए, और ये है 1 2 ऑलरेडी इसमें, तो सिमेट्रिक हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 भी हो रहा है। ये 1 3 है 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है ये रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है।
तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन के नेचुरल नंबर के लिए कहा है कि गिवन बाई आर इज इक्वल टू दिस, और वो भी नेचुरल नंबर में क्या कंडीशन दे रखी है कि बी ग्रेटर देन 6। तो यानी कि बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास है ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। अब ये यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा वो देख लो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और बी की जो वैल्यू लगानी है आपको वो 6 से बड़ी लगानी है। तो 6 से बड़ी यानी कि पहली 4 है, ए की वैल्यू 2, बी की 4 है, तो ये तो कैंसिल, ये तो हो ही नहीं सकता, बी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 8 है, 8 है, 7 है, ये तीनों 6 से बड़ी हैं, तो एक ऑप्शन कट गया। इसके अलावा हम यहाँ क्या देखते हैं कि चलो अब अगर हम यहाँ रख के देखें इनको, तो ए की जगह 3 रखो और बी की जगह 8, तो 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू कितना बचेगा 6, और ये इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पर देख लो सी ऑप्शन से 6 एंड 8, तो ए की जगह 6 रखेंगे और बी की जगह हम 8 रखेंगे, माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 6, ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपके पास ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपके किसी काम आई है या आपको पसंद आई है, आपको समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था क्लियर हुआ है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।